नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहली न्यूज देखिए, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है जो हमारे एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने ट्रांसजेंडर पायलट्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एडम सिंह और एडम हैरी सिंह, शायद इनका नाम है। तो ये एक लीगल फाइट अभी लड़ रहे थे डीसीजीए के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ, कि हाँ भाई, ट्रांसजेंडर्स को भी प्लेन उड़ाने के लिए प्रॉपर लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाए। इसके लिए विनीत सर ने भी वीडियो बनाई थी। क्या इसका बैकग्राउंड है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर केंद्र की सरकार ने बोला है कि 1.16 लाख करोड़ रुपया राज्यों को दिया जाएगा। क्यों, इसको देखेंगे। फिर जो कॉन्विक्ट्स हैं, जिनको सजा दी गई है, वो एमपीज और एमएलए जिनको सजा दी गई है, वो जिंदगी भर एमपी एमएलए ना बन पाए, इस प्रकार का क्या कोई कानून लेके आना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, केंद्र की सरकार क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिल्म ट्रीटी साइन कर रहे हैं। फिर आरबीआई ने बोला है कि डिजिटल लैंडिंग में, डिजिटली जो पैसों का लेन देन किया जाता है, उधार दिया जाता है, उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस को बंद करना है। ताइवान ड्रिल्स यहां पे खत्म हो गई और चाइना ने बोला है कि हम यूनिफिकेशन प्लेज को फिर से अधेर कर रहे हैं। यूनिफिकेशन तो हो गया रहेगा। यूएन सैंक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रही है रुचिरा कंबोज जी, इसके बारे में बात करेंगे। और प्रिकॉशनरी डोजेस के लिए आप कॉर्बेवैक्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोविशील्ड से वैक्सीनेशन कराया तो प्रिकॉशनरी डोज कोविशील्ड का था, कोवैक्सीन के केस में कोवैक्सीन का था, और अब इन दोनों के केसेस में कॉर्बेवैक्स का भी ऑप्शन आपके पास है। फिर हम बात करते हैं तो एडिटोरियल में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक आर्टिकल तो बिल्कुल ही बेकार है, वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर द कांग्रेस लास्ट मुगल्स। इसमें कुछ खास है नहीं, बिल्कुल ही पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं। कोविड 19 एंडेमिक हो चुका है, अब इसके साथ रहने की आदत डाल लो, ये सब ओवरऑल बताया गया, तो उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। एक आर्टिकल है कि भैया न्यू ग्लोबल विजन फॉर जी20 आगे आने वाले समय में कैसे रेलिवेंट हो सकता है, इंडिया का किस प्रकार से कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में एक आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर ग्रामर फॉर वीआईपी सिक्योरिटी, ठीक है ना, वीआईपी सिक्योरिटी ओवरऑल कैसे। अभी रिसेंटली शिंजो एबे को मार दिया गया। शिंजो एबे को जिस प्रकार से मारा गया, कुछ कुछ हद तक वो राजीव गांधी जैसा था। तो किस प्रकार के ऐसे असैसिनेशन को रोका जा सकता है, इसके बारे में बात की जा रही है। नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिकली अभी पार्टी बदलना हुआ है, आरजेडी की तरफ आ गए हैं वो, बीजेपी छोड़ के, क्या ये बिहार के लोगों को पसंद आएगा, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। उज्बेकिस्तान और यूक्रेन ये दोनों ही चेस के टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं। एक और आर्टिकल है आज के एडिटोरियल में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बीएसएनएल को लेके। बीएसएनएल प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बीएसएनएल पैसा कमा पा रही है या नहीं है, इसको लेके एक अच्छा आर्टिकल है। इसके बारे में मैं थोड़ा अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे पीपीटी में मैं उस आर्टिकल को इंक्लूड नहीं कर पाया हूं। तो ये जो बीएसएनएल वाला आर्टिकल है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि बीएसएनएल में सरकार ने लाखों करोड़ रुपए इंजेक्ट करने की बात की है। लगभग 1.64 लाख करोड़ सरकार ने बोला है, 27 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि हम पैकेज देंगे बीएसएनएल को। और इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर कैश कंपोनेंट भी है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पैकेज के अंदर 4G स्पेक्ट्रम लगभग 45,000 करोड़ का, टू बी प्रोसाइज 44,993 करोड़ का दिया जाएगा फ्री में बीएसएनएल को, ताकि बीएसएनएल 4G की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाए। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर 1.64 लाख करोड़ के दम पे ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जो बीएसएनएल है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। समझ रहे हो। अब देखा जाए, अगर आप बीएसएनएल की लॉसेस की बात करें, पिछले 13 सालों में 1.02 ट्रिलियन रुपीस का लॉस किया है यहां पे बीएसएनएल। पिछली बार जब बीएसएनएल कंपनी ने प्रॉफिट किया था, वो किया था 2008-2009 के लगभग। पिछले 13 साल से लगातार बीएसएनएल लॉस में जा रही है। तो अगले 5 सालों के अंदर, अभी 2022 चल रहा है, तो 2027 तक बीएसएनएल को प्रॉफिटेबल बनाने का हमारा टारगेट है। ठीक है भाई, हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये तो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा ना। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप बीएसएनएल की बात करो तो जो सब्सक्राइबर बेस है बीएसएनएल का बहुत कम है। जियो और आपका एयरटेल, जियो और एयरटेल के पास जितने सब्सक्राइबर हैं वो बीएसएनएल से 3 गुना है। जियो और एयरटेल के पास बीएसएनएल से 3 गुना सब्सक्राइबर है। ठीक है। फिर अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज जितना एक यूजर जियो को या फिर एयरटेल को देता है, उससे 2.5 गुना कम देता है किसको, बीएसएनएल को। मतलब बीएसएनएल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 2.5 गुना कम है भारतीय एयरटेल और जियो से। तो ये अपने आप में एक बड़ी मुश्किलात वाली बात है बीएसएनएल के लिए। वैसे तो देखा जाए, बीएसएनएल एक हजारों करोड़ का प्रोग्राम
लाया था 2019 में भी, और इस प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल करने की कोशिश की गई बीएसएनएल को। जैसे कि अगर आप देखो तो बीएसएनएल के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, इन एम्प्लॉयज को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया। तो जो एम्प्लॉयर बेस था बीएसएनएल का, इसको कम किया गया, आधे से ट्रिम कर दिया गया यहां पे। फाइनेंशियल ईयर 2018 में बीएसएनएल में काम करने वाले लोग थे 1.8 लाख। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 तक आ गए हैं 64,500। इनको पैसा दे दे के, जो भी इनका कंपनसेशन था, रिटायरमेंट स्कीम का पैसा था, सब दे दे के इनको यहाँ पे रिटायर किया गया। क्योंकि बीएसएनएल में इतना काम है ही नहीं कि आप इतने सारे लोगों को हायर करो। हायर करोगे, उनको तनख्वाह दोगे, तो आप निगेटिव में तो यहाँ पे जाओगे। तो एक तो ये बहुत जरूरी चीज थी। अब अगर बीएसएनएल को इंप्रूव करना है तो इसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है, और उसके साथ साथ हर सब्सक्राइबर बीएसएनएल की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा दे रहा है, उसको यहां पे बढ़ाना। ये दो चीजें यहां पे करनी। बीएसएनएल के जो आप कह लो ना फिगर्स है, वो बहुत तेजी से गिरे हैं। 2005 में अगर आप चले जाओ, साल 2005 में 21% मार्केट फोन का बीएसएनएल के पास था। जी हाँ, 21% मार्केट शेयर बीएसएनएल के पास था 2005 में। उस समय पे भारतीय एयरटेल के पास भी इतना ही मार्केट था, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास इससे कम था। 2022 तक आते आते बीएसएनएल के पास टेलीकॉम सेक्टर का केवल 10% मार्केट है, और बाकी तीन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें जियो हो गया, आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, इनके पास पूरा 90% बचा हुआ मार्केट है। अब इस कंटेक्स्ट में एक और प्रॉब्लम है। बीच में आपको याद होगा 2016 के लगभग रिलायंस जियो ने 2016-15 के लगभग अपना फ्री सर्विस लॉन्च की थी। 4G कनेक्शन फ्री में बांट रहे थे। तो जबरदस्त तरीके से सस्ते में जियो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी रेलेवेंट रहने के लिए सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ी। अब आप समझिए, मार्च 2016 का डाटा बता रहा हूं। यहां पे एक फिगर होता है ARPU, ध्यान से सुनिएगा। ARPU फुल फॉर्म क्या है ARPU का? एवरेज रेवेन्यू अर्न्ड पर यूजर पर मंथ। तो एवरेज रेवेन्यू अर्न्ड पर यूजर पर मंथ, ये बीएसएनएल का मार्च 2016 में था 118 रुपए, और प्राइवेट कंपनीज का था 126 रुपए। बीएसएनएल 118, प्राइवेट कंपनी 226। फिर भी चलो ठीक है, ज्यादा गैप आपको नजर नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब रिलायंस जियो ने अपनी सस्ती सर्विसेज लॉन्च की, उसके बाद बाकी सेक्टर्स ने भी अपना एआरपीयू डिक्रीज किया। तो मतलब ओवरऑल पहले जो सर्विसेज के लिए 115 रुपए एक यूजर से लिया जा रहा था, उसको कम करके 80-90 रुपए तक लेके आया गया। तो बीएसएनएल ने भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ कम किया। उसके बाद जियो ने अपने दाम बढ़ाए। अब जियो ने अपने दाम बढ़ाए तो भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया सबने अपने दाम बढ़ाए। बीएसएनएल ने अपने दाम नहीं बढ़ाए। बीएसएनएल आज भी एवरेज रेवेन्यू यूजर पर मंथ कितना रख रहा है? 53 रुपए। इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर बीएसएनएल अपना एवरेज रेवेन्यू यूजर पर मंथ नहीं बढ़ाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। समझ गए? जो रेवेन्यूज थे बीएसएनएल के, फाइनेंशियल ईयर 2006 में बीएसएनएल ने कमाए थे 40,000 करोड़ रुपए, और अगर अब आप बात करो फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो केवल 19,000 करोड़ रुपए, आधे से कम हो गए रेवेन्यू यहाँ पे। समझ गए? एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस 30,000 करोड़ क्रॉस कर गए बीएसएनएल के पिछले 15 सालों में। ओके। और बीएसएनएल में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो ज्यादातर खर्चा होता है इनके रेवेन्यू का, 40% खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जाता है। इसलिए एम्प्लॉय की वर्कफोर्स को कट किया गया 1.8 लाख से लगभग 65,000। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब एक सवाल ये उठता है कि सर, क्या बीएसएनएल को सरकार को ढो के लेके चलना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, एयरटेल जियो जैसे, ये सिर्फ अर्बन पॉकेट्स में काम करते हैं, जहां पे इनकी सर्विसेज बिक सकेंगी। बॉर्डर इलाकों में, रूरल इलाकों में ओवरऑल ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज नहीं जाना चाहती। तो एक सरकारी एंटिटी की जरूरत है जो कि वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेक्ट्रम सर्विसेज को हमारे रूरल और बॉर्डर इलाके तक लेके जा पाए, और वो एक ही कंपनी कर सकती है, वो है बीएसएनएल। हिस्टोरिकली बीएसएनएल ने हमारी जो टेली डेंसिटी है उसको बढ़ाया गया। प्रति 100 लोगों पे फोन के कितने कनेक्शन है, इसको बढ़ाने के लिए हिस्टोरिकली सबसे बड़ा रोल रहा है बीएसएनएल का। अभी भी देखिए, तो रूरल वायरलेस कनेक्शन की बात की जाए तो बीएसएनएल को प्राइवेट कंपनीज पीछे छोड़ चुकी हैं। मतलब आज के डेट में गांव में बीएसएनएल से ज्यादा कनेक्शंस फोन के, मोबाइल फोन के आपको मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन अगर वायरलाइन सर्विसेज की बात की जाए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात की जाए, जो तार आता है ना घर के अंदर, तार के थ्रू जो फोन का कनेक्शन आता है, इंटरनेट कनेक्शन आता है, ये गांव में अभी भी बीएसएनएल के ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर गांव में गया ही नहीं, जो कि प्राइवेट सेक्टर को गांव में जाना प्रॉफिटेबल नहीं लगता। तो अर्बन रूरल गैप को कम करने के लिए अभी भी बीएसएनएल का ग्राउंड पे रेलेवेंट बने रहना बहुत जरूरी है। वर्ड ऑफ द देख लेते हैं, कूल हंटर। कूल हंटर मतलब एक ऐसा पर्सन जो आगे आने वाले समय के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करे, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मीडिया हो।
एक प्रोफेशन के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढना, ट्रेंड, जैसे कि ना फैशन डिजाइनर्स, तो आगे आने वाले समय में क्या ट्रेंड करेगा तो उनको पता होता है, इसलिए उसको आप बोलोगे कूल हंटर, तो उसी प्रकार के कपड़े बना के बेचेंगे। तो आगे क्या ट्रेंड करेगा इस चीज को आइडेंटिफाई करने को वाले बोलते हो आप कूल हंटर। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। चलिए, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। टू बूस्ट स्पेंडिंग सेंटर रिलीजेस 1.16 लाख करोड़ टू स्टेट्स। देखिए क्या है कि अक्सर कर, अभी क्या है, जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है। आपको पता है कि जून 2022 वो आखिरी महीना था जिसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस देना है किसको, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को। ठीक है भाई, अब जून 2022 चला गया और उसका पैसा जाना बाकी है। लगभग कितना पैसा जाना बाकी है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 35,266 करोड़ जून 2022 का पैसा देना है। इससे पहले अप्रैल और मई का टोटल पैसा 87,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन का 31 मई को ही केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को दे चुकी। तब जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला मैकेनिज्म खत्म विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2022। तो राज्य की सरकारें परेशान है, राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि भैया हमें पैसा दो, अब पैसा जीएसटी कंपनसेशन सेस को थोड़ा आगे एक्सटेंड करो। केंद्र की सरकार अभी तो एक्सटेंशन के मूड में नहीं लग रही है, हालांकि जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर बातचीत चल रही है। फिर राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि भाई जो सेंट्रल डिविजिबल पूल है जिसमें से 41-42% हमको दिया जाता है, इसको थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं है। राज्यों को लग रहा है कि हम कैसा पैसा खर्च करें। अब यहां पे एक बहुत बड़ी डिबेट है। ये राज्य क्या करते हैं कि वोट पाने के चक्कर में फ्री में बेनिफिट बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, बांट जाते हैं, तो फ्री बीज ना फैले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बातचीत चल रही है। राज्य की सरकारें लगातार केंद्र की सरकार से पैसा मांगती हैं कि भैया हमें खर्चे के लिए पैसा चाहिए, हमें खर्चा दो। ठीक है भाई, केंद्र की सरकार ने अभी थोड़ा खर्चा दिया है। नॉर्मल कर देखा जाए तो ओवरऑल मंथली बेसिस पे केंद्र की सरकार पैसा ट्रांसफर करती है राज्य की सरकारों को। आपको पता है प्लानिंग कमीशन कह रहा हूं, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से लगभग 41-42% पैसा सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का राज्य की सरकारों को भेजा जाता है मंथली बेसिस पे। अब अगर मंथली डेवल्यूशन होगा तो वो होगा 58,332.86 करोड़ का। लेकिन केंद्र की सरकार ने क्या किया है कि एकदम से 2 महीने का पैसा 1,16,665.75 करोड़ दे दिया राज्यों को। क्यों दिया? ताकि राज्यों की जो कैपेक्स करने की कैपेबिलिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जो कैपेबिलिटी है, खर्च करने की जो कैपेबिलिटी है, वो यहां पे बढ़ जाए। समझ रहे हो आप बात को? अक्सर कर यह होता है कि ओवरऑल ज्यादातर जो पैसा है वो राज्य की सरकारों को केंद्र द्वारा ट्रांसफर किया जाता है थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में या फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। तो भले ही ये राज्य की सरकारें थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मार्केट से पैसा ना उठाएं, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाती। कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए स्कूल बनाना, नए हॉस्पिटल्स बनाना, ड्यूरेबल एसेट्स बनाना जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को फंड कर सके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किसी राज्य की सरकार को करना है तो राज्य की सरकार के हाथ में पैसा शुरू से होना चाहिए। तो इसीलिए केंद्र की सरकार यहां पे क्या कर रही है कि 2 महीने का पैसा इकट्ठा राज्यों को ट्रांसफर कर रही है। तो जो पैसा प्रति महीने 58,000 करोड़ जाना था, एकदम से 1,16,000 करोड़ राज्य की सरकारों को ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि ये राज्य की सरकारें अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एडवांस में प्लान कर सके। ओके, कई बार क्या होता है कि राज्य की सरकारों के पास पैसा नहीं होता तो वो यही सोचती रह जाती है कि यार सैलरी पेंशन दे दो, बाकी कैपेक्स बाद में देखेंगे। तो कैपेक्स के लिए पैसा अगर थोड़ा पहले पहुंच जाएगा, राज्य की सरकारें उस हिसाब से प्लान यहां पे कर पाएंगी, ये इधर बोला जा रहा है। ठीक है, एक और बात है यहां पे, थोड़ा केंद्र की सरकार ज्यादा पैसा दे पा रही, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शंस तगड़े हुए हैं, जीएसटी के कलेक्शंस तगड़े हुए हैं। अगर आप देखो आईसीआरए एजेंसी के हिसाब से नॉर्मल कर बजट में ये एस्टिमेट किया गया था कि जो टैक्स डेवल्यूशन होगा, जो राज्य की सरकारों के पास पैसा जाएगा, वो जाएगा 8.2 लाख करोड़ का। लेकिन जो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुए हैं और जो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुए होंगे, उसके बेसिस पे अब शायद ऐसा लग रहा है कि जो टोटल पैसा टैक्स का राज्यों को दिया जाएगा वो होगा 9.3 लाख करोड़। इस साल अगर आप देखो तो पहले 5 महीनों में ऑलरेडी केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को 3.18 लाख करोड़ दे चुकी है, जो कि बजट एस्टिमेट का 49% है। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इस साल पहले ही केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को ज्यादा पैसा रिलीज किया है। वैसे देखा जाए तो अप्रैल के महीने में 48,000 करोड़ रुपया दिया गया था, अब दिया जा रहा प्रति महीने 58,000 करोड़। मतलब जो टैक्स की रिसिप्ट आ रही है केंद्र की सरकार के पास, उस हिसाब से राज्यों को पैसा भी थोड़ा ज्यादा जा रहा है, फॉर स्पीड में जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अगर आप देखो
तो 2022-23 का जो टोटल एस्टिमेट है टैक्स डिवोल्यूशन का, उसका 34% ऑलरेडी राज्यों के पास जा चुका है। और ये आप कह सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन में 49% ज्यादा है। तो अपने आप में राज्य की सरकारों के लिए थोड़ी खुशी की बात है। केंद्र की सरकार थोड़ा पहले उनको बड़ी क्वांटिटी में पैसा दे रही है, ताकि राज्य की सरकारें एडवांस में ये प्लान कर सके कि हाँ भाई उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है। मैं आपको एक बात फिर से बता दूं दोस्तों, यहां पे केंद्र की सरकार कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रही है राज्य की सरकार को। पहले क्या होता था कि मान लो 10 लाख करोड़ देना है, तो 10 लाख करोड़ में पहले 8 महीनों में केवल 3 लाख करोड़ दिया, और आखिरी के 4 महीनों में 7 लाख करोड़ दे दिया। तो इससे क्या होता था कि फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो अगर आपको कोई बड़ा एसेट बनवाने का प्रोग्राम अप्रूव करना है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम अप्रूव करना है, तो राज्य की सरकारों को समय नहीं मिल पाता था कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान करने का। केंद्र की सरकार ने बोला है कि आपका ज्यादातर जो पैसा ड्यू होता है एक साल में, हम आपको शुरू के महीनों में दे देंगे, या इनफैक्ट रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे, ताकि आप शुरुआत से ही अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो भी प्रोजेक्ट्स आपको प्लान करने हैं, आप प्लान कर सकें। अगला जीएस पेपर 2, इलेक्शंस और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ प्लियर टू बैन कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स फॉर लाइफ। यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है यहां पे एक ऐसी प्लिया को कंसीडर करे जिसके बेसिस पे ओवरऑल वो एमपीज और एमएलए जिनके ऊपर किसी क्राइम का इल्जाम लगा है, वो कन्विक्ट किए गए किसी क्राइम के लिए, उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए। तो भैया अगर आप एमपी और एमएलए हो, और एमपी एमएलए होने के बाद आप किसी क्राइम में कन्विक्ट होते हो, सीरियस क्राइम है, तो हो सकता है आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगे। अभी के लिए बैन कितना लगा है? मान लीजिए कोर्ट ने आपको सजा दी 5 साल की, तो 5 साल की सजा काटोगे और उसके बाद 6 साल के लिए आप इनएलिजिबल रहोगे एमपी या एमएलए बनने के लिए। तो अभी के लिए ये ओवरऑल नियम कानून है कि जितने साल की सजा दी, कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए। 2 साल की सजा मतलब या जितने भी है, जैसे मान लो 5 साल की सजा दी गई, तो 5 साल की आपने सजा कंडक्ट की, और 5 साल की सजा के बाद 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है ना? लेकिन अब यहां पे बताया जा रहा है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये जो ओवरऑल सुविधा दी गई है पॉलिटिशियंस को कि भैया तुम प्रिजन सेंटेंस काटो लंबा, और उसके बाद 6 साल तक इनएलिजिबल रहो, और फिर से एमपी एमएलए बन के नियम कानून बनाओ। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट से इनको कंपेयर करोगे, तो अगर एक कांस्टेबल भी है, पुलिस इंस्पेक्टर है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है ना, कोई भी है पब्लिक सेक्टर में, कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है, उसने मान लो कोई क्राइम कर दिया। अब क्राइम के लिए उसको मान लो 8 साल की सजा हुई। 8 साल की सजा के बाद क्या वो अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं, नौकरी वाले उसको नौकरी से निकाल देंगे, पहले ही निकाल देंगे। किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लग जाए, ओवरऑल उसका मर्डर हो, वो किसी का मर्डर कर दे, किसी के रेप के चार्जेस लगा दिए जाए, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और फिर नौकरी वापस नहीं ले पाओगे। लेकिन पॉलिटिशियन के ऊपर इल्जाम लगा और वो सजा काट के वापस आया, तो 6 साल बाद इलेक्शन लड़ लेगा। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। अगर आपको लंबी सजा हुई, आप कन्विक्ट हुए हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल का ठप्पा लग चुका है, अब आप कभी भी एमपी एमएलए बन नहीं पाओगे। ये यहां पे लॉजिक के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया है, विजय हंसारिया को। एमिकस क्यूरी क्या होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि उस पर्टिकुलर लीगल केस के साथ पूरी तरीके से एसोसिएटेड नहीं है, उसमें पार्टी नहीं है, बट फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट को एज अ फ्रेंड की तरह गाइड करता है कि इस पर्टिकुलर केस में लीगल बेसिस पे क्या करना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र की सरकार से पूछ चुकी है कि भाई ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए। तो उस केस में केंद्र की सरकार ने दिसंबर 2020 में भी अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि भाई देखिए, जो सर्विस कंडीशंस, जो जॉब कंडीशंस किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर या किसी सरकारी नौकर के ऊपर डाली जाती हैं, इस प्रकार की कोई भी सर्विस कंडीशन एमपी और एमएलए के ऊपर नहीं होती है। एमपी एमएलए देश के नौकर नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक सर्वेंट। देखिए, आप किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आप पब्लिक सर्वेंट हो, नौकर हो, क्योंकि आपकी तनख्वाह लोगों के टैक्स से आ रही। लेकिन जब आप एक पॉलिटिशियन होता हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, वो होता है ना कि अपहरण मूवी में ओवरऑल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को नाना पाटेकर, जो कि वहां का बाहुबली होता है, थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि आप जनता के नौकर है और हम सेवक। मतलब पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों में फर्क है, ये केंद्र की सरकार बोल रही है। और इसीलिए ये सही नहीं रहेगा कि किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग को हमेशा एमपी एमएलए के पद से आप डिस्क्वालीफाई कर दो, ये केंद्र की सरकार का बोलना। अब इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2019 का आया था। उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बेटर ट्रूथ है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी नियम कानून उठ के आया था कि सुप्रीम कोर्ट एक एमपी एमएलए को बैन कर दे
ओवरऑल कन्विक्ट होने पे एमपी एमएलए बनने से, तो ये गलत है। किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर क्रिमिनल केस लगा, वो कन्विक्ट हो गया तो ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से सजा काटने के बाद 6 साल तक आप इनएलिजिबल रहोगे, बशर्ते सजा 2 साल की हो। लेकिन पूरी जिंदगी के लिए आप उसको इनएलिजिबल कर दो, ये करने की ताकत केवल सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। ये केंद्र की सरकार का बोलना है। लेट्स सी यहां पे सुप्रीम कोर्ट बातचीत में क्या करता है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन स्टैट्यूटरी बॉडीज, एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर ओपन्स डोर फॉर ट्रांसजेंडर पायलट्स। एक अच्छी, एक प्रोग्रेसिव बोलूंगा मैं न्यूज यहां पे निकल के आ रही है। पहली बार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ मेडिकल गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट किया, जिसके बेसिस पे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको भी पायलटिंग लाइसेंस इंडिया के अंदर मिल सकता है। और यहां पे जो एडम है नाम के एस्पायरिंग पायलट है, और पूरी जो एंटायर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उसको एक पुश मिला है। तो नई मेडिकल गाइडलाइंस यहां पे डीसीजीए बनाएगा। उसके बेसिस पे वो ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि पिछले 5 साल से पहले अपनी जेंडर ट्रांजिशन थेरेपी को या सर्जरी को पूरा कर चुके हैं और ओवरऑल किसी भी प्रकार की हार्मोनल मेडिसिन अभी के लिए नहीं ले रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उनको लाइसेंस दिया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गाइडलाइंस इशू की है एरोमेडिकल इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। प्राइवेट पायलट लाइसेंस, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, अलग अलग ट्रांसजेंडर पर्सन को कौन से बेसिस के आधार पर मिलेगा, ये सब इसमें लिखा गया है। अब अगर डीसीजीए के नियम कानूनों को पढ़ो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पिछले 5 सालों में आप अपने जेंडर ट्रांसमिशन का, ठीक है ना, प्रोसीजर पूरा कर चुके हो, अपनी सर्जरी पूरी कर चुके हो, तो उस केस में आपका साइकोलॉजिकल और साइक्रेट्रिक इवैल्यूएशन किया जाएगा। और वो इवैल्यूएशन अगर आप पास कर जाते हो तो उस केस में फिर आपको पायलटिंग लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन यहां पे कैच है, ये जो एडम हैरी साहब हैं, ये लगातार बेसिस पे मेडिसिन लेते हैं। क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी के अंदर इनको समय समय पे मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये उठा था, पहले डीसीजीए ने ओवरऑल इनको लाइसेंस देने से इसलिए मना किया था, उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारी मेडिसिन बंद हो जाए तो आके लाइसेंस ले लेना। लेकिन ये तो लिटरली फॉर होल लाइफ मेडिसिन के ऊपर है। तो अब डीसीजीए का ये बोलना है कि ठीक है भाई, अगर आपका एक हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा है, चलेगा। अगर उस हार्मोन ट्रीटमेंट में स्टेबिलिटी है, आपने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, आपकी जो दवाइयों की डेज है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो भाई आप ओवरऑल फिट ऑफ फ्लाई कर, हम आपको लाइसेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डोजेज है, जो मेडिसिन डोजेज है, वो बढ़ रहा है, ओवरऑल डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ और चीज लिखी हुई है। देखिए क्या होता है कि क्रॉस सेक्स हार्मोन थेरेपी के अंदर बहुत सी स्ट्रांग मेडिसिन दी जाती हैं। ये स्ट्रांग मेडिसिन के बजाय अगर आप थोड़ी बहुत मेडिसिन लेके अपनी कंडीशन को स्टेबल रख पा रहे हो तो यू आर फिट टू फ्लाई अकॉर्डिंग टू डीसीजीए। लेकिन अगर डॉक्टर के सर्टिफिकेट के अंदर कुछ एनोमलीज हैं, ओवरऑल रिसेंटली ही पिछले कुछ महीनों में या सालों में जो आपकी मेडिसिन डोजेज है उसको बढ़ाया गया है, तो ऐसे केसेस में आपके पायलटिंग लाइसेंस को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये केस टू केस बेसिस पे डीसीजीए डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद और कुछ भी लिमिटेशन है। एक ट्रांसजेंडर, कुछ केसेस में ट्रांसजेंडर को केवल फर्स्ट ऑफिसर बनाया जाएगा, पूरा आप कह लो फ्लाइट कैप्टन नहीं बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब छोटी डिस्टेंसेस 3-4 घंटे की फ्लाइट होती है तो उसमें 2 पायलट्स होते हैं, एक पायलट पायलट इन कमांड होता है, दूसरा फर्स्ट ऑफिसर होता है। दोनों को अच्छा खासा प्लेन उड़ाना आता है, बट फिर भी 2 लोग बैठाए जाते हैं। तो अगर एक ट्रांसजेंडर पायलट इन कमांड है तो उसका जो को पायलट होगा उसकी कम से कम 250 घंटे की फ्लाइंग होनी चाहिए और वो एक सीनियर कैप्टन होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, बहुत सारे केसेस में जो ट्रांसजेंडर पायलट्स होंगे वो फर्स्ट पायलट ही रहेंगे, जूनियर पायलट ही रहेंगे। कैप्टन उनको बनाए जाने का जो आप कह लो स्केल है या जो रेट है वो थोड़ा कम हो सकता है। अब ये भी चीज लीगली चैलेंज की जाएगी। एडम हैरी की बात की जाए तो इन्होंने अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस, ट्रेनी लाइसेंस एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में लिया था। फिर इंडिया ने उन्होंने फ्लाइंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया डीजीसीए को, डीजीसीए ने इनके लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया। ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास चले गए। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने डीजीसीए को चिट्ठी लिखी 11 जुलाई को, डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, बड़ा लंबा केस चला और फाइनली ये डिसीजन निकल के आ रहा है। इसके ऊपर विनी सर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं लगभग 4 हफ्ते पहले। यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज को बहुत डिटेल में विनी सर ने समझाया है, इस न्यूज को जाके देख लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट न्यूज, क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएन सैंक्शंस रिजीम ऑन एन ऑल टाइम लो। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। इंडिया ने चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के ऊपर दबे शब्दों में टिप्पणी की है कि आप चुपके से टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, और चुपके से जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला ये जो आपका स्टांस है, ये लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है।
यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस रिजीम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है इंडिया थ्रू रुचिरा कंबोज, जो कि इंडिया की इन्वॉय है टू द यूनाइटेड नेशंस। देखिए क्या है, यूएन प्रोसेसेस में रुचिरा कंबोज जी बोल रही कि बहुत बार हाइपोक्रेसी की जाती। ठीक है, अभी सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट में, और इन पर्टिकुलर तरीके के कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करते हैं। इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, तो जमात उद दौरा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस प्रकार के ग्रुप्स को उतना ज्यादा सेग्रीगेट या सैंक्शन में अंदर नहीं लाया जाता। अभी क्या है कि कुछ कंट्री जैसे चाइना की बात करो, तो चाइना इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्टिंग को रोक देता है। अब्दुल रहमान मक्की को टेररिस्ट लिस्ट पे डलवाना चाह रहा था इंडिया ना, चाइना ने ब्लॉक कर दिया, टेक्निकल होल्ड लगा दिया। फिर आप देखो, पाकिस्तान समय समय पर टेरर एक्ट्स को ग्लोरीफाई करता है। तालिबान के रिजीम ने आइसिल खुरासन को शरण दी, और ये गुरुद्वारा में, कोई काबुल में गुरुद्वारा पे अटैक करवा रहे हैं। तो ये जो कंट्रीज डबल स्टैंडर्ड्स लेके चल रही है ना टेररिज्म पे, इससे फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन बन नहीं पाएगा, ऐसा रुचिरा कंबोज जी बोल रहे हैं। रुचिरा कंबोज जी ने यूनाइटेड नेशंस की जो सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट है टेररिज्म के ऊपर, उसको भी क्वेश्चन किया। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर सेंट्रल और साउथ एशिया के थ्रेट्स की तो बात की गई है, लेकिन सिर्फ आइसिल खुरासन की बात की गई है। वो एलाइड ग्रुप्स जो इंडिया को टारगेट करते हैं, उनको आप क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? उनके ऊपर आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो कि इंडिया की पीस एंड स्टेबिलिटी और सराउंडिंग जो रीजन है उसकी स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दाऊद इब्राहिम, नाम तो नहीं लिया है इसका, लेकिन ये जो दाऊद इब्राहिम इलीगल तरीके से क्राइम सिंडिकेट चला रहा है पाकिस्तान में बैठ के, और पाकिस्तान उसको खुशी खुशी सपोर्ट भी दे रहा है। इन सब चीजों के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कोई कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है? तो ये सब बातें ओवरऑल बोली गई। बीजिंग को ओपनली क्रिटिसाइज किया गया। बीजिंग बहुत लंबे समय से वो टेररिस्ट जो इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश करता है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा का डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की हो। इन सबको कहीं ना कहीं टेररिस्ट बनाने में चाइना ने रोका है, पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान टेरर अटैक्स को ओपनली जस्टिफाई करता है। तो इस प्रकार के नोटोरियस टेररिस्ट को मदद करना इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को कम करता है, ऐसा रुचिरा कंबोज जी ने बोला। और ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार ऐसा बोला है, हमारे जो एनवॉयज है यूएन में, ये अक्सर कर बातें वहां पे उठाते रहते हैं, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी सो रही है कि सबको अपने काम से मतलब है। तो जब सबको अपने काम से मतलब है, तो इंडिया भी अपने काम से मतलब रखेगा। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग होगी, 28 अक्टूबर को दिल्ली में होगी, 29 अक्टूबर को मुंबई में होगी। वहां पे साइबर क्राइम, टेरर फाइनेंसिंग की बात की जाएगी। अभी रिसेंटली देखिए तो काउंटर टेररिज्म कमेटी को सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के द्वारा 2001 में सेटअप किया था, 11 सितंबर के टेररिस्ट अटैक के बाद, जो कि यूएस में हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। अब क्या है कि इस प्रकार की कमिटीज के अंदर जब अलग अलग टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने की बात की जाती है, तो चाइना जैसी कंट्रीज उस चीज को वीटो कर देते हैं। इस ट्रेंड को यहां पे रोकने की जरूरत है। कंबाइंड तरीके से मिल के ओवरऑल टेररिज्म को काउंटर करने की जरूरत है, जो कि हम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे। फिर भाई नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? कॉर्बेवैक्स गेट्स नॉट्स एज बूस्टर आफ्टर कोविशील्ड, कोवैक्सीन शॉट। देखिए क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को। अगर आपको कोविड 19 हुआ है, ठीक है ना, तो कोविड 19 के बाद आपने कोविशील्ड लगाई होगी, कोवैक्सीन लगाई होगी। अब क्या आप प्रिकॉशन डोज ले सकते हो? अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सेकेंड डोज को लगाए 26 हफ्ते हो चुके हैं या 6 महीने हो चुके हैं, तो आप प्रिकॉशन डोज ले सकते हो। अब अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है, तो आप कोविशील्ड की प्रिकॉशन डोज लोगे। अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है, तो आप कोवैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लोगे। लेकिन अब आपने चाहे कोविशील्ड लगवाई हो, चाहे कोवैक्सीन लगाई हो, आप कॉर्बेवैक्स की प्रिकॉशन डोज ले सकते हो। वैसे मैं बता दूं, बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग नहीं मिला है अभी। तो डब्ल्यूएचओ का जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर होता है ना, ये एक रिस्क बुक प्रोसीजर है फॉर असेसिंग लिस्टिंग अनलाइसेंस्ड वैक्सीन। तो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन थेरेपेटिक्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की सेफ्टी सिक्योरिटी को चेक करने के बाद इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की परमिशन दी जाती है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो अभी तक कॉर्बेवैक्स को वो परमिशन नहीं मिली है, बट इंडिया के अंदर 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कॉर्बेवैक्स को अप्रूवल मिल चुका है। प्लस कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद एज अ प्रिकॉशनरी डोज को कॉर्बेवैक्स इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। और देखिए, इस प्रकार की डोजेस जरूरी भी है। रीजन बीइंग कि बहुत सी कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पूछा जाता है। तो इस प्रकार की वैक्सीनेशन अगर आपको मिली हुई होगी, तो कहीं ना कहीं आपको आसानी हो जाएगी। ओके, इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भाई हमारे यहां पे अब कोविन पोर्टल पे इस चीज की कह लो टेक्निकल चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या है
कि ये जो कॉर्बेवैक्स को अप्रूवल मिला है, इस अप्रूवल को देने से पहले नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने अपना अप्रूवल दिया है। तो जो कोविड-19 का वर्किंग ग्रुप है ना, नटागी का, नटागी मतलब नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसके रिकमेंडेशन के आधार पे ही यहां पे कॉर्बेवैक्स को प्रिकॉशन डोज की तरह अलाउ किया गया। नटागी क्या है? नटागी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर बनाया गया था 2001 में। इंडिया की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है इम्यूनाइजेशन पे। नटागी करता क्या है? तो गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन से रिलेटेड न्यूज से, और वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो सर्विसेज हैं, डिजीजेस को रोकने के लिए किस प्रकार से वैक्सीन दी जाए, किस प्रकार से सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाए, इसके लिए नटागी बनाया गया। तो बेसिकली ये नटागी ओवरऑल किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने से पहले अपना पूरी डिटेल्ड डाटा शीट एनालिसिस देता है और उसके बेसिस पे यहां पे अप्रूवल दिया जाता है। तो ये जो कॉर्बोवैक्स है, ये बेसिकली एज अ प्रिकॉशन डोज इस्तेमाल करना है 6 महीने 26 वीक के बाद। देखिए, या तो 26 वीक्स या 6 मंथ्स। ये जो कोवैक्सीन है, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, अब इनके बजाय आप प्रिकॉशन डोज की तरह इन्हें लेने के बाद भी कॉर्बेवैक्स ले सकते हो। बायोलॉजिकल ई को 12 से 18 और 12 से 14 एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी अप्रूव कर दिया गया है डीसीजीआई के द्वारा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार कॉर्बेवैक्स की एफिशिएंसी को लेकर एश्योर्ड है जिस प्रकार से अप्रूवल दे रही है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने अभी तक इसको एक्सपर्ट यूज लिस्टिंग का अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है भाई, एक और बात, जो 5 साल से 11 साल के बच्चे हैं ना, उनको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने के बेसिस पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कॉर्बेवैक्स देने के लिए अप्रूव कर दिया गया। मतलब 5 से 11 साल के बच्चों को भी कॉर्बेवैक्स की वैक्सीन दी जा सकती है। एडल्ट्स के लिए अप्रूवल दिया गया था 28 दिसंबर 2021। तो आप कह सकते हो अब ये एक हेट्रोलॉजस कोविड बूस्टर है। हेट्रोलॉजस मतलब पहले आपने कोवैक्सीन ली थी, फिर आपने ये कॉर्बेवैक्स ले ली, तो हेट्रोलॉजस हो गया ना, एक अलग वैक्सीन आपको लेने की परमिशन दे दी गई है। फिर अगला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन फिल्म ट्रीटी। जीएसपी 2 बायोलिटल एग्रीमेंट में न्यूज काम आएगी। बाय यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट के लिए। तो भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी, और दोनों कंट्रीज मिलकर यहां पे पिक्चर बनाएंगी। तो फैसिलिटेट किया जाएगा को प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स। तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ओवरऑल सरकारी सेक्टर, ये मिल के फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अभी तक 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटीज इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ साइन की, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी यहां पे जुड़ गया है। क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग होती है, बहुत बड़ी कंट्री, खूबसूरत कंट्री, इंडिया भी खूबसूरत है, तो भाई यहां पे भी फिल्मों की शूटिंग होती है। तो ऑस्ट्रेलियन मेकर्स आके इंडिया में मूवी बना सकते हैं, इंडियन मेकर्स जाके ऑस्ट्रेलिया में मूवी बना सकते हैं, मिलके प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या है, इंडिया की लोकल एग्जॉटिक लोकेशंस, टैलेंट पूल, ओवरऑल रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब कहीं ना कहीं फॉरेन फिल्म मेकर्स के लिए आप कह सकते हो पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ टाइज बढ़ाएगा, आर्ट एंड कल्चर का जो इंटरफेस है इसको बढ़ाएगा, हमारे देश की सॉफ्ट पावर को डिस्प्ले करेगा दुनिया भर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेके आएगा, आर्टिस्टिक और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा नॉन टेक्निकल पर्सन के अंदर ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन में। इस प्रकार की बातें यहां पे की जा रही। इंडियन लोकेशंस को इस्तेमाल करके हमारी कंट्री का जो प्रोस्पेक्ट है ना, टू मेक अवर कंट्री अ प्रेफर्ड फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, इसको यहां पे प्रमोट किया जाएगा। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, ताइवान ड्रिल्स कंक्लूड, चाइना रीअफर्म्स यूनिफिकेशन प्लेज। चाइना की मिलिट्री ने बोला है कि भैया 1 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज हमने ताइवान के आसपास पूरी की है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद जो ताइवान है वो अपनी औकात में रहेगा, हम ताइवान को उसकी औकात में ले आए हैं ओवरऑल, अब ये हिम्मत नहीं करेंगे। ये जो पीएलए का ईस्टर्न थिएटर कमांड है, 4 अगस्त को इसने अनप्रेसिडेंटेड लाइव फायर ड्रिल शुरू की, और ये ड्रिल्स बड़ी खतरनाक थी। ये जो मिसाइल्स दागी जा रही थी समुद्र में गिर रही थी, ताइवान के ऊपर से उड़ के जाके समुद्र में गिर रही थी। हालांकि चाहा जाता तो उसको ताइवान की जमीन के ऊपर भी गिराया जा सकता था। बेसिकली चाइना वार्निंग दे रहा था ताइवान को कि कल की डेट में तुम यहाँ पे घुस के कब्जा कर लेंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। समझ के बात को। जो अभी रिसेंटली बाईजान का ताइवान, बीजिंग का ताइवान अफेयर्स ऑफिस है, इसने एक पेपर भी रिलीज किया, ताइवान क्वेश्चन एंड चाइनाज रीयूनिफिकेशन इन द न्यू एरा। इसमें चाइना ने बोला है कि हम ग्रेटेस्ट सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पीसफुल यूनिफिकेशन को मेंटेन करें ताइवान के साथ, बट अगर जरूरत पड़ी तो ये यूनिफिकेशन वायलेंस से भी भरा हुआ हो सकता है। मतलब ताइवान को तो हम अपने साथ यूनिफाई करेंगे ही करेंगे, पीसफुल तरीके से हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर पीसफुल तरीके से नहीं हुआ
तो जबरदस्ती करेंगे। ये ओपन धमकी यहां पे दे दी है किसने? चाइना ने। ये खैर बहुत लंबे समय से चाइना दे रहा है, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। चाइना का ये बोलना है कि इस समय पे चाइना की हिस्ट्री का तीसरा फेज चल रहा है। पहला फेज था माओ जेडोंग के अंदर, दूसरा फेज था डेंग जाओपिंग के अंदर, तीसरा फेज था जी जिनपिंग के अंदर। जी जिनपिंग ताकत में आया था 2012 में, 10 साल हो चुके हैं इसको राज करते हुए, और अगले 10 सालों तक कम से कम ये राज करेगा। इसकी उम्र है अभी 69 ईयर्स। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 10 साल चाइना ओवरऑल बहुत अलग तरीके से कंट्री को आगे लेके आएगा, और इसके चलते ताइवान में रहने वाले लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ गया। ताइवान में रहने वाले लोग हांगकांग का हाल देख चुके हैं। तो अब ताइवान का एक मेजर तबका है जो कि स्टेटस को चाहता है, वो चाइना के साथ मिलना नहीं चाहते। जुलाई 2021 में एक सर्वे कराया गया नेशनल चेंगची यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इस सर्वे के अंदर ओवरऑल 27.5% लोगों ने बोला कि स्टेटस को परमानेंट कर दो। स्टेटस को मतलब कि अगर आप देखो, इस समय पे ताइवान पूरी तरीके से चाइना के अंदर नहीं आता, लेकिन हां, दुनिया भर की कंट्रीज इस बात को रिकॉग्नाइज करती हैं कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। बट ये अलग बात है कि ताइवान के एथलीट्स अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी इकोनॉमी की काउंटिंग अलग तरीके से होती है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से अपने फॉरेन अफेयर्स को थोड़ा बहुत चला पाते हैं। तो ये स्टेटस को बना के रखो। 1.5% लोग केवल ताइवान के अंदर चाइना के साथ मिलना चाहते हैं। 5% लोग थोड़ा बहुत मतलब चाइना प्रो है, बट इतना वो नहीं है, लालाई इतनी कि जाके चाइना में मिल जाओ। देखिए क्या है, ताइवान को डेमोक्रेसी की आदत पड़ गई है। जब आपको डेमोक्रेसी की आदत हो जाती है ना, वोट डालने का अधिकार आपको मिल जाता है ना, तो आपको बहुत से राइट्स मिल जाते हैं। उसके बाद एकदम से चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाओगे तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर बन जाओगे। वहां पे कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं, एक लिटरल डिक्टेटरशिप के अंदर आप रह रहे हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या चाहोगे? आप तो यही चाहोगे ना कि आपको इंडिपेंडेंस मिले, आपको सोवरेनिटी मिले, आपको फ्रीडम मिले। और ये फ्रीडम ताइवान के पास अभी है, और ताइवान ये फ्रीडम देना नहीं चाहता है। लेकिन चाइना क्या कह रहा है? चाइना पहले कहता था कि हम ताइवान को कब्जा लेंगे, लेकिन जब हम ताइवान को कब्जाएंगे तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर और आर्मी को नहीं भेजेंगे, हम वहीं पे ताइवान के लोगों को बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन करते रहो, चाइना तुम्हारे साथ है। लेकिन अब ओवरऑल अपने नए पेपर में चाइना ने बोला है कि अब अगर हमने ताइवान को कब्जाया, तो ये जो पहले रेफरेंस था 1993 और 2000 में कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताइवान में नहीं भेजेंगे, ये रेफरेंस हटा दिया गया। मतलब अब अगर ताइवान कब्जाया तो चाइना से ही लोग जाएंगे वहां पे राज करने के लिए। समझ गए? चलिए, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, अगली न्यूज। आरबीआई टारगेट्स अनफेयर मेथड्स इन डिजिटल लेंडिंग विद न्यू नॉर्म्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए हम एक सेट ऑफ गाइडलाइंस रिलीज कर रहे हैं, और जो भी सर्टेन प्लेयर्स इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं डिजिटल लैंडिंग में, उसको हम रोकेंगे। बेसिकली डिजिटल लैंडिंग में कोई थर्ड पार्टी प्लेयर नहीं होगा, केवल दो प्लेयर्स होंगे। एक तो बैंक अकाउंट ऑफ द बोरोवर जो पैसा ले रहा है, दूसरा जो लेंडर है वो रेगुलेटेड एंटिटी के थ्रू पैसा देगा। रेगुलेटेड एंटिटी क्या होती है? कोई बैंक हो गया, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी जो कि आरबीआई के रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर आती है, तो इसको आप क्या बोलते हो? रेगुलेटेड एंटिटी। तो रेगुलेटेड एंटिटी एक ऐसा नेचुरल या लीगल पर्सन होता है जो कि ओवरऑल अपने रेगुलेटरी ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू इंश्योर करता है कि वो एंटिटी रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करे। तो अगर कोई थर्ड पार्टी भी यहां पे ऑनलाइन लैंडिंग कर रही है, तो ऑनलाइन लैंडिंग के थ्रू जो पैसा रूट किया जाएगा वो रेगुलेटेड एंटिटी के अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा। तो चाहे पैसा देना हो और चाहे पैसे का रिटर्न लेना हो, इंटरेस्ट वापस लेना हो, सब कुछ रेगुलेटेड एंटिटी का बैंक अकाउंट और बोरोवर के बैंक अकाउंट के बीच में होगा। यह बात यहां पे बोली है आरबीआई ने। क्या है, आज की डेट में डिजिटल लैंडिंग चैनल्स में बहुत प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि इन फ्रॉड के चलते एक तो थर्ड पार्टीज कहीं से भी घुस के किसी भी रेट पे पैसा उधार पे दे रही हैं, डाटा प्राइवेसी यहां पे वॉयलेट हो रही, अनफेयर बिजनेस कंडक्ट है। एक तो ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है और जो समय पे पैसा ना दे उसको डराया धमकाया जाता है, उसके खिलाफ वार्निंग होती है, गुंडा कल्चर यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ओवरऑल आरबीआई ने यहां पे अपना सर्कुलर निकाला है और बोला है कि डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट करने के लिए हम यहां पे गाइडलाइंस रिलीज कर रहे हैं। और गाइडलाइंस में सबसे बड़ी चीज यह है कि जो भी पैसों का लेन देन होगा वो तो या तो बोरोवर का अकाउंट होगा एक तरफ, दूसरी तरफ ऑथोराइज्ड रेगुलेटरी एंटिटी का अकाउंट होगा। कोई तीसरा पार्टी अपने अकाउंट से सीधे ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। प्लस अगर मान लो किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया और वो लोन को कुछ समय के बाद नहीं लेके वापस करना चाहे, तो उसको एपीआर के चार्जेस लगा के छोड़ दो, एनुअल परसेंटेज रेट। मतलब ओवरऑल मान लो किसी ने लोन ले लिया, मान लो मैंने 4 लाख रुपए का लोन ऑनलाइन ले लिया, अब मुझे 3 महीने बाद उस लोन को नहीं रखना, तो मेरे से एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट का जो अमाउंट फिक्स किया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, मैं वो दे दूंगा और लोन लौटा दूंगा। मतलब मेरी लायबिलिटी खत्म। फिर मेरे ऊपर ये फोर्स नहीं लगाया जाएगा कि तुमने लोन 2 साल के लिए लिया था तो पूरा 2 साल का इंटरेस्ट दो, नहीं। अगर एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर मैं लोन
के ऊपर से अपने आप को हटाना चाहता हूं, अपनी लाइबिलिटी खत्म करना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि आरबीआई यहां पे ओवरऑल इस चीज को रेगुलेट करने के लिए आ गया है। ठीक है, फिर यहां पे आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। कोविड एंडेमिक हो गया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने आर्टिकल डिस्कस नहीं किया। कांग्रेस के लास्ट मूवर्स, ये दो आर्टिकल मुझे उतने रेलेवेंट लगे नहीं, इसलिए मैंने यहां पे इनको डिस्कस नहीं किया। एक आर्टिकल है यहां पे ग्लोबल विजन फॉर G20। इसमें एक्चुअली में कुछ व्यू पॉइंट दे रहे हैं ऑथर। ऑथर है आपको मुकुश सनवाल साहब। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, G20 के रोल की बात की जाए तो ठीक है, इनके पास एजेंडा है, थीम है, फोकस है, लेकिन विजन नहीं है। ओवरऑल ये जो प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ये अलग बात है कि G20 के मैकेनिज्म के अंदर दुनिया भर की कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंगेज कर रही हैं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस के ऊपर बातचीत होती है, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स, चाहे एनर्जी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे फाइनेंस हो, हेल्थ हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, टूरिज्म हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटी करप्शन हो, सबके ऊपर G20 के लीडर्स एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ्स की बातचीत होती है, मल्टीलैटरिज्म की बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजाइर्ड रेट जिस स्पीड पे आना चाहिए उस स्पीड पे आता नहीं। तो करने की क्या जरूरत है? तो यहां पे देखिए, द फ्रैक्चर्ड वर्ड मेक्स ट्रेड ऑफ्स द एसेंस ऑफ करंट मल्टीलेटरिज्म डिफिकल्ट एंड सजेस्ट अ न्यू मॉडल। देखिए पहला क्या है? फर्स्ट, multilateral commitments on aid and trade are faltering. Governance in a world that is steadily becoming more equal needs institutional innovation. ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जो मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स होते हैं एड और ट्रेड पे, कि ट्रेड पे हम इसको इतनी मदद करेंगे, इतना हम पैसा देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल कंट्रीज प्रॉमिस कर देती हैं कि हाँ भाई इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए तुमको इतना पैसा देंगे, बट आता नहीं है। कितनी बार बोला गया कि हर साल $1 ट्रिलियन आना चाहिए, कम से कम $100 बिलियन तो आना ही चाहिए। कहां से? डेवलप्ड कंट्री से, डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। क्या आता है? नहीं आता। तो इस तरीके के प्रोमिस फर्जी हैं। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल के ऊपर क्वेश्चन बताया गया। ऐसा बोला जा रहा है कि आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड तरीके से अपने रोल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे तो क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मल्टीलैटरलिज्म की खत्म हो जाएगी। फिर ऑथर बोल रहा है कि आज की डेट में तीन पावर सेंटर्स उठ रहे हैं। पहला पावर सेंटर है G7 जिसको यूएस लीड कर रहा है, दूसरा पावर सेंटर है चाइना रशिया, तीसरा पावर सेंटर है इंडिया एंड अदर्स। और ये आगे आने वाले समय में ग्लोबल एजेंडा को सेट करेंगे। अब इस ग्लोबल एजेंडा के अंदर बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंस के स्फीयर बनते जा रहे हैं। जैसे यूएस चाइना अपना अलग सप्लाई चेन्स को डोमिनेट करने का दिमाग लगा रहे हैं। तो इस बीच में G20 का कोलैबोरेशन हमको किस प्रकार से अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है? वैसे तो देखिए G20 की कंट्रीज के पोटेंशियल को आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा है। 95% दुनिया के पेटेंट्स यहाँ है, 85% दुनिया की जीडीपी यहाँ है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ है, 65% आबादी यहाँ है। लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल पे उस लेवल पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली रियो डिक्लेरेशन 1992 के मॉडल को फॉलो करने की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Incorporating the three major priorities of each of the GRIPS are part of the global agenda with inform smaller groupings of countries which have issue-based linkages and overlaps between them instead of struggling for meaningful agreement on a single group of concerns. देखिए समझिए, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या राय दे रहा ऑथर, इसको समझिए। क्या है कि पहले यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन, बहुत सारे इस प्रकार के मल्टीलेटरल एजेंडा आ चुके हैं। लेकिन इन एजेंडा का जो बेसिक एसेंस होता है इसको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फॉलो नहीं किया जाता। जो एक डोमिनेंट कंट्री होती है, जो डोमिनेंट ट्रेड ग्रुप होता है, वो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर लेता है। तो इंडिया को यहां पे क्या करना चाहिए? इंडिया को बेसिकली कोलैबोरेशन करना चाहिए लिमिटेड फोकस एरिया के ऊपर। हर चीज के एरिया के ऊपर आप जाके फोकस करोगे, काम नहीं बनेगा। वो एरिया जहां पे इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे लिमिटेड फोकस एरिया के ऊपर हम गजब तरीके से अगर एंगेज करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, तो लॉन्ग टर्म में हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये बात पहली बताई जा रही है, ठीक है ना। और ये एंगेजमेंट अगर हम किसी एक ऐसी कंट्री के साथ करते हैं जिसका कोई दूसरा कॉमन कंसर्न हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो और यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हम उसको उस तरीके से मदद कर सकते हैं। फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज आर नो लॉन्गर टू बी कंसीडर्ड द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम नीडिंग एक्सटर्नल सॉल्यूशंस बट सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस टू शेयर्ड प्रॉब्लम्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज, उनको समझना पड़ेगा कि जो इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इनको आपको दोस्त की तरह लेके चलना है। आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज क्या सोच रही है कि यार देखो इंडिया अफ्रीका जैसी कंट्रीज कितना एमिशन कर रही है, ये भूल चुकी है कि उन्होंने पास्ट में कितने एमिशन किए। प्लस अल्टरनेटिव ग्रुपिंग्स जैसे ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स रीजन वाइज एक इफेक्टिव एजेंडा दे सकते हैं डेवलपमेंट का, जो कि ओवरऑल हम, आप कह लो, WTO और यूनाइटेड नेशंस के
ब्रैकेट के अंदर नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें करना यह चाहिए कि ग्लोबल कंसेंसस लेके आओ, कहां पे? वियना डिक्लेरेशन के ऊपर। ठीक है, तो जस्ट बिल्डिंग ऑन द ग्लोबल कंसेंसस इन द वियना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो जो वियना डिक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स का 1993 में, जिसने इंडिविजिबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की थी, इसको सारी दुनिया माने, बट सारी दुनिया इसको मानेगी? देखिए चांसेस तो यहां पे कम है। फिर 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से रिकॉग्निशन दीजिए इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को। अब ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं दोस्तों, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एडिक्वेट फूड दो, हाउसिंग दो, एजुकेशन दो, हेल्थ दो, वाटर दो, सैनिटेशन दो। अब यार ये कोई बहुत तो बड़ा पॉइंट तो बता नहीं रहा, ये गरीब लोगों को दो, ये तो सबको पता है, बट क्या मिल पा रहा है? अरे कोविड-19 की टेक्नोलॉजी तो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर कर नहीं रही है, अपने पेटेंट तो अपने पास दबा के बैठी हुई है। फिर देखिए कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर की यहां पे बात की जाती है कि हाँ भाई पास्ट में इन डेवलप्ड कंट्रीज ने काफी डेवलपमेंट कर लिया, एमिशन कर लिया, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज को मौका दो। वो भी यहां पे नहीं हो पा रहा। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, वर्ल्ड को अर्बनाइज करना, हाइड्रोजन इकोनॉमी को लेके आना, इनोवेशन को सपोर्ट करना, ये सब आपको करना है किसके हिसाब से? इंटरनेशनली इंगेज करके। बट कहां हो रहा है इंटरनेशनल इंगेजमेंट? और क्या होता आपको लग रहा है? जिस प्रकार की हमारे सामने चैलेंजेस खड़े हुए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया चाइना का जो एलएसी पे डिसंगेजमेंट है, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो कि ग्लोबल ऑर्डर को हिला के रख सकते हैं। और एक बार ग्लोबल ऑर्डर हिल गया तो ये जितने भी आइडिया यहां पे दिए जा रहे हैं ना मुकुल सनवाल के द्वारा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आइडिया जाने कितने दिनों से सर्कुलेट कर रहे हैं, बट इन आइडियाज से ज्यादा जरूरी होती है डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स। ठीक है ना, और वो यहां पे हिली हुई है। फिर क्या बताया जा रहा है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आना चाहिए, यूनिवर्सल साइंस आना चाहिए। देखिए साइंस की प्रोग्रेस कुछ कंट्रीज में लिमिटेड है, तो अगर इंडिया जैसी कंट्रीज अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए साइंस में आर&डी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर पाए, वो हमारे लिए जरूरी है, बट अभी तक तो देखिए उतना हो नहीं पाया। फिर स्पेस के फ्रंटियर को इस्तेमाल करके नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करना, एग्रीकल्चर इनोवेशन को लेके आना, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सर्विस डिलीवरी ऑप्शंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, गुड गवर्नेंस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये सब हमें करना चाहिए। बोला तो जा रहा है, बट कितना हो पाएगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है भाई, फिर आगे आ जाते हैं द ग्रामर ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी। ये क्या है? यहां पे के दामोदर साहब शिंजो एबे की जो अभी असैसिनेशन हुई है, किलिंग हुई है, उसको राजीव गांधी जी की किलिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। शिंजो एबे भी आप कह लो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और उनको तेत्सुआ यामागामी ने मार दिया। और राजीव गांधी जी को भी धानु नाम की एक ह्यूमन बॉम्ब किलर ने माना था। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी जी ने बोला था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका के अंदर भेजूंगा। तो यहां पे फिर से वीआईपी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठता है, और क्या इस सिक्योरिटी को हम सुधार के ओवरऑल असैसिनेशंस को रोक सकते हैं? इस चीज के ऊपर यहां पे सवाल उठता है। देखिए क्या होता है, वीआईपी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए दो प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे। एक होता है एंटी सेबोटाज चेक, दूसरा होता है एक्सेस कंट्रोल। एंटी सेबोटाज चेक क्या होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो कोई विजिट हो रही है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है, जब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा था हैदराबाद के अंदर, तो जो चीफ गेस्ट थी वो थी कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब। तो इनके आने से पहले ही हैदराबाद के D12, D6 और D2 टर्मिनल के अंदर एंटी सेबोटाज स्वीप लगा दिया गया। मतलब क्या है? मतलब कोई भी यहां पे बिना परमिशन के अंदर घुस नहीं पाएगा। इनफैक्ट एक रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पहले जीएमआर, अभी जीएमआर ग्रुप के लिए काम कर रहा था, जो कि एयरपोर्ट ओन करता था, उसको तक को एक डेप्यूटी कमिश्नर ने अंदर घुसने की परमिशन नहीं दी, जबकि वो डेप्यूटी कमिश्नर सर्विस के समय पे उस डीजीपी का जूनियर था। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एंटी सेबोटाज चेक। किसी भी वीआईपी के आने से पहले ओवरऑल उस इलाके का लिटरली कंट्रोल ले लेना, उस इलाके में मूवमेंट को कंट्रोल करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान रखना। तो ये होता है कि एडवांस में आपने किसी एक जगह के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। फिर होता है एक्सेस कंट्रोल। नो अनआइडेंटिफाइड, अनचेक्ड एंड अनऑथराइज पर्सन इज अलाउड विद इन द विसिटी ऑफ द प्रोटेक्टी। मतलब ओवरऑल पहले तो आप उस इलाके पे गए और इस इलाके पे जाके कंट्रोल किया, अब उस इलाके के अंदर कौन घुस रहा है कौन आ रहा है, जो घुस रहा है वो आइडेंटिफाइड है कि नहीं है, लिस्ट पे है कि नहीं है, इस चीज को चेक करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब जर्मन चांसलर हैदराबाद आ रही थी, तो इनके लिए बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कार का जुगाड़ किया गया। लेकिन ये बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कार्ड जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने दी थी, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के ड्राइवर को नहीं अलाउ किया गया। ड्राइवर एक पुलिस वाला बना,
तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी बुलेट प्रूफ कार दे दी, लेकिन बुलेट प्रूफ कार को चलाने के लिए जो ड्राइवर था उसको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जर्मन एम्बेसडर सारे थे, तो कार चलाई किसी पुलिस वाले ने। समझ गए? तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। एक बार इंद्र कुमार गुजराल साहब, जो कि प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, वो आंध्र प्रदेश के राजभवन में रुके हुए थे। तो उनसे मिलने एक आईपीएस अधिकारी आए, डीआर कार्तिकेयन साहब। अब डीआर कार्तिकेयन साहब जब मिलने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उनके साथ एक सीआरपीएफ का कमांडेंट एक फूल का गुलदस्ता लेके चल रहा था। तो लोकल सिक्योरिटी पर्सनल ने बोल दिया कि ये फूल का गुलदस्ता क्यों लेके आ रहे हो, उसकी चेकिंग हुई क्या? जो दूसरा आदमी फूल का गुलदस्ता पकड़ के लेके आ रहा था सीआरपीएफ वाला, उसकी चेकिंग हुई क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस कंट्रोल। कि भैया इंदर कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जो भी आदमी जा रहा है, वो पहले से लिस्ट पे है कि नहीं है, उसको वहां जाना अलाउड है कि नहीं है। इसी प्रकार से देखिए तो पीवी नरसिम्हा राव एक बार स्वामी शिवानंद के साथ मिल रहे थे विशाखापट्टनम के ऑडिटोरियम में, और पीवी नरसिम्हा राव के बेटे तक को स्टेज में नहीं आने दिया गया। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं? ये सब चीजें ये बताती हैं कि दो चीजों से आप ओवरऑल एक वीआईपी की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो। पहला, एंटी सेबोटाज चेक, उस इलाके का पहले कंट्रोल ले लेना। दूसरा, एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल लेने के बाद वहां कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा इसकी प्रॉपर लिस्टिंग करना, और जिसका कोई काम नहीं है उसको किसी भी हाल में घुसने ना देना। ठीक है? फिर अगला आर्टिकल, अंकल वोल्ट फैसे, नीतीश कुमार साहब यहां बन गए हैं फिर से चीफ मिनिस्टर, और इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं। अब सोचिए कितना अजीब है पॉलिटिक्स। यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पालतू चाचा बुलाता था, और अब नीतीश कुमार ने इनके साथ ही गठबंधन कर लिया। 5 साल पहले 2017 में नीतीश कुमार ने ओवरऑल छोड़ दिया था आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की लालू प्रसाद यादव की सरकार को, ये बोल के कि करप्शन में इन्वॉल्व है, और आज की डेट में वो करप्शन गायब हो गया है। फिर से ये किसके साथ मिल गए? राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल गए। अब जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के साथ एकदम से गठबंधन तोड़ दिया? तो इनका यह बोलना है कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को अंदर से तोड़ रही थी। बीजेपी का बोलना है भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने बोला कि मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, मैं पहले ही तुम्हारा कैंप छोड़ देता हूं। तो बीजेपी का कैंप छोड़ के ओवरऑल ये आ गए हैं आपका आरजेडी में। लेकिन ये पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप क्या लोगों को पसंद आएगा? अरे पहले आप बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ थे, फिर आप बीजेपी के साथ आए, फिर आप आरजेडी के साथ चले गए। तो इस प्रकार से आप पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप करोगे, जब जिस पार्टी पे जाते हो उसकी खामियां हटाने लगते हो, उसकी अच्छाइयां बताने लगते हो, फिर उसको छोड़ते हो तो उसकी बुराइयां गिनाने लगते हो। तो इस प्रकार की पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग क्या लोगों को पसंद आएगी? क्या लोगों को नीतीश कुमार जी का ये एटीट्यूड पसंद आएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको 2017 में उन्होंने खुद बुरी तरीके से करप्ट बुलाया था, उसी को उन्होंने फिर से यहां पे ज्वाइन कर लिया? तो ऑटोमेटिकली अपोजिशन, जो कि बीजेपी के अगेंस्ट इसको विन मान रहा है कि हमने नीतीश कुमार को हटा दिया और ओवरऑल हम यहां पे जीत के आ गए हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, ये एक्चुअली में जीत है कि नहीं है, ये जब अगली वोटिंग होगी तब मालूम पड़ेगा। आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या इस प्रकार की ब्लेम गेमिंग सही है, क्या इस प्रकार की पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग सही है, और बीजेपी का क्या फ्यूचर होने वाला है? तो वैसे तो देखिए बीजेपी के पास इस समय में मेजोरिटी है नहीं, बट एक अपॉर्चुनिटी जरूर है कि बिहार की पॉलिटिक्स में बीजेपी आगे उठे। अब कितना उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी वो आगे पता चलेगा। और आज का आखिरी आर्टिकल भाई, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 44वां खत्म हो चुका है चेन्नई के अंदर। यहां पे यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता, आप कह लो उज्बेकिस्तान ने भी यहां पे मेडल जीता, इंडिविजुअल प्लेयर्स ने हमारे 7 मेडल जीते। आप कह सकते हो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पहले 2020 के अंदर ये रशिया में प्लांट था, फिर भाई कोविड पैंडेमिक आ गया तो ये पोस्टपोन्ड हो गया, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसके चलते एक नए वेन्यू की जरूरत थी। इस नए वेन्यू को चुना गया तमिलनाडु के अंदर, एम के स्टालिन साहब ने अप्रूवल दिया, 100 करोड़ रुपया यहां पे एलोकेट किया गया। इससे पहले भी तमिलनाडु के अंदर 2013 में विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच में कंपटीशन हुआ, तो बताइए कौन जीता था उस समय पे? तो वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, बट उससे बड़ा ही इवेंट है जो कि ओलंपियाड था भाई। 1000 से ज्यादा लोग, 1700 पार्टिसिपेंट्स 186 कंट्रीज से यहां पे आए थे। और यहां पे विश्वनाथन आनंद जी एज अ प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करते, एज अ मेंटर, एज अ जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। और अब तो वो फ्राइडे में प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से 2 टीम्स ओपन सेक्शन में, एक टीम वुमेन सेक्शन में, वुमेन सेक्शन की टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। कुछ यंगस्टर्स ने यहाँ मेडल जीते हैं, जैसे कि डी गुकेश, निहाल सरीन, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरेगिसी, रौनक साधवानी। तो भले ही हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जीत के सामने नहीं आए, बट कहीं ना कहीं हमने अपना मेटल, हमने अपनी कैपेबिलिटीज को जरूर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और सबसे खास जीत यहाँ पे यूक्रेन की बताई जा रही है, वो 5 वुमेन जो कि वॉर टॉन यूक्रेन की भी यहाँ पे जीत थी।